नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। लगता है उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव जातियों पर केंद्रित होने वाला है। सभी दलों की तैयारियां देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। सभी पार्टियां 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जातीय गोलबंदी पर जुट गई हैं। खासकर 50% से भी अधिक ओबीसी वोटों पर सबकी नजर है। तो बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी इस वोट बैंक पर नजरें गड़ा दी हैं। मैं पिछड़े वर्ग में वोटों की जंग में समाजवादी पार्टी अब फिर पुरानी जैसी पैठ बनाने में जुट गई है। खास फोकस गैर यादव पिछड़ी जातियों को लुभाने पर है। 2 चुनावों से ये जातियां सपा से खिसक कर बीजेपी के साथ हो चुकी हैं और अब कोशिश वापस समाजवादी पार्टी झंडे के साथ लाने की है। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस रणनीति के तहत गैर यादव जातियों के नेताओं को खास तवज्जो देना शुरू कर दी है। निषाद, कश्यप, कुर्मी, सैनी, शाक्य, कुशवाहा आदि जातियों के नेताओं की गोलाबंदी शुरू की जा रही है और अब इनको साथ लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। हाल ही में बनाए फ्रंटल संगठन में पदाधिकारी नियुक्त करने की बात हो या अन्य पार्टी संगठन, इनमें सब में निषाद, कश्यप, कुर्मी, सैनी, शाक्य, कुशवाहा आदि जातियों को अहमियत दी गई है। अखिलेश यादव के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने जिले में पिछड़ा सम्मेलन भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि पार्टी के साथ समस्या एक सशक्त पिछड़ा के सशक्त चेहरे का न होना भी है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के वक्त बेनी प्रसाद वर्मा जैसे कई कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के साथ रहते थे, लेकिन अब ऐसा कोई बड़ा नेता समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है जो अपनी बरादरी के वोट समाजवादी पार्टी के पाले में ला सके। हालांकि पार्टी ने कुर्मी बिरादरी के नरेश उत्तम को 5 साल से प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। निषादों को लुभाने के लिए पार्टी काफी समय से कई जतन कर रही है। इस वर्ग में खासी लोकप्रिय रही फूलन देवी की याद में पार्टी सभी जिलों में रविवार को श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन करेगी। मौर्य समाज के वोट के लिए पार्टी महान दल के साथ गठजोड़ कर रही है। इसके अध्यक्ष केशव देव मौर्य का पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में थोड़ा बहुत प्रभाव है। तो वहीं कहार, कश्यप, केवट, निषाद, बिंद और प्रजापति, भर, राजभर, बाथम, गौड़िया, तुरहा, मांझी, मल्लाह, कुम्हार, धीमर, धीवार, कुर्मी, कोरी, लोधी, सुनार जैसी ये तमाम ओबीसी जो जातियां हैं उनको भी समाजवादी पार्टी अपने पाले में लाने की कोशिश में है। तो अब देखना यह है कि ये सपा की सोशल इंजीनियरिंग है वो कितनी कामयाब होती है। आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। आपका मेहमानों से भी मैं परिचय कराऊंगा। हमारे साथ बीजेपी से रामबाबू द्विवेदी जी, समाजवादी पार्टी से तुषार त्रिपाठी जी और बहुजन समाजवादी पार्टी से राजीव उपाध्याय जी और हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार नवेश शुकोहा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है, क्या आपकी सोशल इंजीनियरिंग सफल हो पाएगी? लगता है हम अभी सहयोगी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से भी। राजीव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, किस तरह से देखते हैं समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अब एक नई घेराबंदी शुरू की है, यानी कि पहले जो समाजवादी पार्टी की एक स्ट्रेटजी बनाई थी मुलायम सिंह यादव ने अपने समय पर, अब अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव पर हमेशा से सिर्फ 2 वर्गों को लेकर के आरोप लगता रहा है कि वो मुस्लिम और यादव वोटों पर अपनी सत्ता को समझते हैं कि बस इसी के सहारे हम नैया पार कर सकते हैं। लेकिन इस बार अब जितने भी छोटे छोटे जो ओबीसी वर्ग है उसकी कई जातियां हैं उनको लुभाने की कोशिश में है। तो समाजवादी पार्टी की ये सोशल इंजीनियरिंग कितनी कामयाब होती दिख रही है और आपको इससे कितना नुकसान हो सकता है? दिनेश जी, नुकसान और फायदा तो चुनाव के बाद पता चलता है पार्टियों को कि कितना हमको नुकसान होगा, कितना हमको फायदा होगा। जहां तक आपका सवाल है उस विषय में मैं ये बताना चाहूंगा कि हमको कहीं कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है। तो हर दल का अपना एक वो है कि अपने अपने तरीके से अपने सोशल इंजीनियरिंग पे कार्य करे। हम भी अपने सोशल इंजीनियरिंग पे कार्य कर रहे हैं, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कार्य कर रही है। सबसे मूल समस्या ये जाति का तो आएगा ही आएगा जब सारा चीज, दिनेश जी, जब चुनाव नजदीक आएंगे और जब चुनाव नजदीक रहेंगे उस समय इन जातियों का झुकाव किधर होता है,
और किसके प्रलोभन में कहाँ कौन जाता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, पहला चीज। दूसरी बात आपको ये बताऊं कि जिस तरह से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की करीब 20-22 करोड़ जनता को 2017 में जिस तरह से ठगने का काम किया और लोभ लालच प्रलोभन दे करके और जिस तरह झूठे वादे जुल्मे दे करके उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई और बनाने के बाद जनता की सरकार ने जनता बनाई, लेकिन सरकार जनता के द्वार पे जाने के बजाय सरकार जो है पूंजीपतियों के द्वार पे जाके समर्पण कर दी और पूंजीपतियों की नीतियां बनाने लगी सरकार। इससे उत्तर प्रदेश की जनता जो है आज व्यथित है, व्याकुल है, आज प्रताड़ित है और ये जनता चुनाव का इंतजार कर रही है कि कैसे समय आवे और समय पे इनको हटाया जाए वहां उत्तर प्रदेश के अंदर से। तो सबसे बड़ी चीज है, देखिए सोशल इंजीनियरिंग तो चलती रहेगी, ये जातीय समीकरण बनते रहेंगे, हम भी बना रहे, समाजवादी पार्टी भी बना रही, भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, कांग्रेस भी बनाएगी। जो जहां तक सफल हो जाएगा वो पास हो जाएगा, जो नहीं सफल होगा फेल हो जाएगा। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी के बारे में आप बात कर रहे थे, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के बारे में आपको बता दें कि बेनी बाबू जब तक थे तब तक एक ओबीसी का दूसरा चेहरा, देखिए समाजवादी पार्टी ओबीसी से ही बिलोंग करती है, समाजवादी पार्टी का मूल चेहरा ही ओबीसी है। जैसे हमारी पार्टी का मूल चेहरा एससी समाज से आता है, उस तरह उस पार्टी का मूल चेहरा ही बैकवर्ड से आता है और बैकवर्ड में एक खास बिरादरी यादव समाज से आता है। इसमें कहीं छुपा नहीं है कि इनके साथ यादव बिरादरी का वोट बहुतायत मात्रा में जाता रहा है। तो ये चीज तो है, लेकिन दूसरा कोई, जैसा आप कह रहे थे कि दूसरा कोई ऐसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा है जो कश्यप समाज से हो, निषाद समाज से हो, कुर्मी समाज से हो या अन्य छोटी छोटी बिरादरी जो है हर विधानसभा में 10-10, 5-5 हजार वोट जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण वोट होता है, उनसे कोई बहुत बड़ा इनका लगाव है, ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है। ये तो समय बताएगा जब प्रत्याशी आ जाते हैं। चलिए, बातें हैं समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तुषार जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की तैयारी कर ली है, छोटे छोटे जो जातियां हैं, ओबीसी की जो छोटे छोटे वर्ग हैं, उनको अपने समाजवादी पार्टी की ओर दोबारा से वापस बुलाने के लिए किस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं, कितने सफल होंगे ये? सबसे पहले तो ये कहा जा सकता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो पहल है छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर चुनाव लड़ने की, क्योंकि हम जमीनी स्तर के लोग हैं, हम जमीन पर काम करना जानते हैं। हेलो जी जी जी, सुन पा रहे हैं आप? हम जमीन पर काम करना जानते हैं, जमीनी स्तर के हम लोग हैं, हम जमीन पे काम करना जानते हैं। देखिए, हमारा जो विजन है, जो मोटो है, वो है जो हम कहें वो करके दिखाएं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। जब चुनाव आता है तो उनको सारी जातियां याद आती हैं, चुनाव के पहले सारी जातियां उनकी नजरों से दूर रहती हैं। अभी आप इनके मंत्रिमंडल के विस्तार से देख सकते हैं, जिस तरह से इनका मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उत्तर प्रदेश के चुनाव के 6 महीने पहले ही इनको सारी जातियां याद आई। इसके पहले ये कहाँ सो रहे थे कि भाई आपको सारी जातियां तब याद आनी थी, तब आपको दलित याद आते, तब आपको पिछड़े याद आते, तब आपको ब्राह्मण याद आते, तब आप कहीं पे नहीं दिखते हैं। जब समय आपके पास होता है लोगों के पास जाने का, तब आप नहीं दिखते हैं। जब देखते हैं कि आपकी नैया डूबने वाली है, तब आपको सारी जातियां याद आती हैं, आप हर तरीके से काम करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो मेन मुद्दा रहा है वो रहा है लोगों की लड़ाई को लड़ना, और हम अपनी लड़ाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सारी जातियों को एक साथ लेके, छोटे दलों को एक साथ लेके लड़ने वाले हैं और 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। चलिए, अच्छी बात है। नवेद जी, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफ़ी लंबे समय से देखते रहे हैं, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं वहाँ से, आप काफ़ी जानकारी आप रखते हैं खास करके राजनीति के बारे में। जो इस तरह अब उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट ले रही है कि पहले एक फिक्स वोट बैंक सभी पार्टियों का रहा करता था, अब सब पार्टियां एक वोट बैंक के लिए तरह तरह के नए नए प्रयोग कर रही हैं कि किस तरह से छोटे छोटे दलों को लेकर आना और मुस्लिम वोटों को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करें,
ब्राह्मण वोटों को किस तरह से, अब ब्राह्मण पहले इतने ज़्यादा हावी नहीं थे, लेकिन अब राजनीति में इस बार जैसे ही बहुजन समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को आकर्षित करने की कोशिश की, तो अब राम की जगह परशुराम की मूर्तियां भी, सपा हो बसपा हो बीजेपी की तरफ से भी, तो ये तमाम अब जो कोशिशें की जा रही हैं, इसमें जिस तरह की सबकी जो एक सोशल इंजीनियरिंग तैयारी हो रही है, कितना इसको कौन सही तरीके से इसका लाभ ले पाएगा और किसको इससे सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है? अगर आप 30 साल का पूरा इतिहास देखिए तो करीब 3 दशक पहले जब कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी, कांग्रेस जब से सत्ता से बेदखल हुई है, यानी ये 3 दशक जो गुजरे हैं, लगभग 30 साल या 30 साल से अधिक का समय, तो इन 3 दशकों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद बहुत जबरदस्त तरीके से हावी रहा। 30 सालों में जाति की राजनीति यहाँ बहुत उफान पे रही। जाति की राजनीति को एक भारतीय जनता पार्टी ने किया, और जब भी भारतीय जनता पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में बना, तैयार हुआ और उसकी सरकार बनी, तो जाति को उसने पटक के धर्म की राजनीति को आगे कर दिया। यानी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो जब धर्म की राजनीति हुई तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, और जहां जाति की राजनीति शबाब पे आई तो ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यहाँ कहीं ना कहीं कमजोर, उसकी ताकत कमजोर हुई है। पहली चीज तो ये कि जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये पूरे प्रदेश में लगातार चर्चा होती रही है कि इस जाति को पटाया जा रहा है, उसको जो है वो अपने फेवर में किया जा रहा है, उनको मनाया जा रहा है। इस तरह की राजनीति जहां जातियों की बात बार बार उत्तर प्रदेश में होने लगे, तो ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसा जो शक्तिशाली दल है उत्तर प्रदेश में, सत्तारूढ़ जो पार्टी है, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। जाति की बात जब भी होती है तब भाजपा कहीं ना कहीं कमजोर होने लगती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शबाब, उसकी ताकत, उसकी सत्ता में आने का कारण धर्म होता है। जब धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ती है तो भाजपा की सत्ता होती है। ये जब भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हुई, चाहे वो राजनाथ जी की सरकार हो, चाहे कल्याण सिंह जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, ये वो समय होता है जब धर्म की बात हो रही होती है, जब हिंदुत्व की बात हो रही होती है, तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। लेकिन अब बार बार पिछले 6 महीने से अगर देखें तो बार बार उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात जब भी होती है, जब भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी की हम समीक्षा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, तो जातियों की बात आ रही है। कभी ब्राह्मणों की बात आ रही है, कभी क्षत्रियों की बात आ रही है कि सत्ता पर हावी हो गए, कभी वो दलितों की बात आ रही है, कभी पिछड़ों की बात आ रही है। इस तरीके की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर एक बार जातिवाद हावी होने वाला है, और ये चुनाव जातिवाद के ऊपर कहीं ना कहीं हावी होगा, इस पर जातिवाद। दूसरी बात ये कि जहां तक ब्राह्मणों की बात है, समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के वोट बैंक के लिए एक लंबा संघर्ष करना शुरू कर दिया है। बसपा एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग की गणित के ऊपर फिर सामने आ गई है। वो बसपा ने जो है ब्राह्मणों का सम्मेलन यानी प्रबुद्ध वर्ग की बात कही, उसके बाद में समाजवादी पार्टी फिर एक सम्मेलन की बात करने लगी है। ये सारी बातें जो हो रही हैं उसमें एक सवाल इस बात का उठता है कि ब्राह्मण वर्ग जो हमेशा कहीं ना कहीं 30 सालों से, लगभग 3 दशक से अधिक समय से ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं आ पाया। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई, बसपा की भी आई और समाजवादी पार्टी की भी बात आई। हर पार्टी ने ब्राह्मणों का वोट लेने की कोशिश की, उनको रिझाया, लेकिन उनका कोई भी मुख्यमंत्री सामने नहीं आया। ये पहली बार ऐसा चुनाव होगा जहां पर एक चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर हमारी भागीदारी मुख्यमंत्री के तौर पे क्यों नहीं होती है। ये ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर भी इस तरह का सवाल उठाया कि यादव MY फैक्टर जब तैयार होता है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्यों नहीं मुसलमानों की कोई बात होती है। यही ब्राह्मण समाज भी आवाज उठाएगा कि जब हमारे वोट की जरूरत आपको होती है। समाजवादी पार्टी को भी ब्राह्मणों ने साथ दिया और अखिलेश यादव की सरकार बनी। इसी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की जब शुरुआत की थी बहन जी ने, मायावती जी ने, सतीश जी को साथ मिलाकर, तब ब्राह्मणों ने उनका साथ दिया था। लेकिन अब सवाल इस बात का उठ सकता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नई दिशा में जा सकती है कि जिस समुदाय को,
जिस जाति को भी उनके वोट के लिए राजनीतिक दल अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो इस बात का सवाल उठेगा कि क्यों बहुजन समाज पार्टी कभी भी ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की बात करती है, तो इस तरह की बात क्यों उठती है कि बहुजन समाज पार्टी का मतलब सिर्फ बहन जी क्यों है? सही बात। समाजवादी पार्टी का बिल्कुल। मतलब सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह और अखिलेश यादव क्यों है? सही बात। जिससे आप वोट ले रहे हैं उनका नाम, उनकी जाति का नाम, उनके धर्म के नाम का नुमाइंदगी क्यों नहीं होती है? एक नई दिशा मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ सकती है, इस तरह के सवाल उठ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राम बाबू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। राम बाबू जी, जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, ऐसी बात अभी नावेद साहब ने भी कही कि जिस तरह से अगर छोटे छोटी जातियां अगर इन दलों के लिए जाती हैं तो बीजेपी का इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी सोशल इंजीनियरिंग को जो हर पार्टी द्वारा की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति व्यवस्था में 1% भी भरोसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो भारतीय जनता पार्टी कभी किसी भी जाति के लेकर या किसी भी संप्रदाय को लेकर किसी प्रकार का कोई ऐसा टिप्पणी नहीं करती है। अभी जैसे हमारे सपा के साथी हैं, उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल के विस्तार में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को स्थान दिया है, पिछड़ों को स्थान दिया है, इस बात का कहीं न कहीं ये जो क्षेत्रीय दल है या जो विपक्षी दल है इनको इस बात का मलाल है, इस बात का दर्द है कि इन लोगों को क्यों बढ़ाया जाता है। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में किसी दलित को राष्ट्रपति बनाया गया, यह इन लोगों को हजम नहीं हो रहा कि ऐसा इन लोगों ने क्यों किया। हेलो, हमारी आवाज जा रही क्या? जी जी जी, हमारी आवाज आ रही? जी जी जी, बोले सर। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, लेकिन सर एक बात बताइए, आप एक तरफ मना करते हैं कि हम ना जातिवाद करते ना कुछ करते, हम ये बातें नहीं करते, हम सब समाज को लेकर चलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी भी अगर संसद में पहुंचेंगे तो वहां कहेंगे हमने दलित को ऐसा किया, हमने पिछड़ों को ऐसा किया। इनको जब आपका उद्देश्य सभी समाज को एक साथ लेकर चलना है तो आप ये राग क्यों अलापते हैं कि हमने दलित को ये बनाया, पिछड़ों को ये बनाया? दिनेश जी, मैं कह रहा हूं कि जिस समाज को ये द्विवेदी जी ये इसी का परिणाम है, ये इसी का परिणाम है। आप ये जो दलित, पीड़ित, शोषित अलग अलग करके ये जब आपको जब वोट मिलता है हिंदू समाज को लेकर, आपका एक वोट बैंक कैडर है कि हिंदू समाज आपको वोट देता है, या आप धर्म के नाम पे समझिए या किसी भी नाम पर समझिए, लेकिन जिस तरह से जो जातियों वाले बात आप करते हैं ना, वहीं पर विवाद शुरू हो जाता है, और ये छोटी छोटी जातियां अगर खिसक गई तो आपको बहुत बड़ा घाटा होगा। कहीं जाति की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे कहा दिनेश जी कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पहली बार मेरा विषय वहां पर आता है कि जिसको जो समाज अंत्योदय, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नारा था अंत्योदय का, तो अंतिम व्यक्ति का उदय हम लोगों का लक्ष्य है। जो शोषित है, जो पीड़ित है, वही बात पुनः मैं करने जा रहा हूँ कि जिस तक अभी तक सुविधाएं नहीं पहुंची, जिसको आवास मुहैया नहीं हो पाया, जिसके घर परिवार के बच्चों ने बल्ब नहीं देख पाया आजादी से अब तक, तो ऐसे लोगों के लिए काम करना ही भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी जितने भी गांव गरीब पिछड़े लोग हैं उनके लिए निरंतर कार्य कर रही है। उसमें कहीं पर ये नहीं देखा जा रहा कि ये किस जाति से व्यक्ति है या किस धर्म से व्यक्ति है। अभी दिनेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप गांव में सर्वे करा लीजिए कि किसी भी गांव में ये पूछ के अगर किसी को आवाज दिया गया हो कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है, किस समुदाय का है, तो आप बता सकते हैं। लगातार निरंतर जिस तरीके से विकास हो रहा है, गरीब। हेलो, जी जी जी, बोलिए सर, आ रही है आवाज आपकी, राम बाबू जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से गरीबों के लिए काम सरकार कर रही है और इसमें जाति व्यवस्था का कोई नहीं है, न किसी को जाति पूछ करके मकान दिए जा रहे हैं, शौचालय दिए जा रहे हैं, गैस चूल्हा दिए जा रहे हैं। वो किसी धर्म का भी हो सकता है, किसी जाति का भी हो सकता है, वो अलग विषय है।
हम लोग सबसे पहले भारतीय हैं और हम लोग हिंदुत्व की बात इसलिए करते हैं कि हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, जितने भी लोग हिंदुस्तान के निवासी हैं वो सब हिंदू है, सब हिंदुत्व की बात करते हैं। इसमें कौन सी अपराध की बात है? भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है सबका साथ सबका विकास से ही कार्य करती है और कार्य करती रहेगी। चलिए, अच्छी बात है। दिनेश जी जी जी। दिनेश जी, राम बाबू द्विवेदी जी की बातों को मैं सुन रहा था। आपने कहा कि गरीबों के लिए हमने निःशुल्क उज्ज्वला योजना चलाई, निश्चित तौर पे चलाया। आपने पूरे भारत में गैस सिलेंडर बांट दिया, और जब ये गैस सिलेंडर बांटे जा रहे थे तो प्रधानमंत्री जी का नारा चलता था कि किसी माँ के आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। इसके वजह से जो अमीर लोग हैं वो अपनी सब्सिडी छोड़ें। बहुत सारे अमीर लोग सब्सिडी छोड़ दिए, ये प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य से कहा। लेकिन जब एक आरटीआई की रिपोर्ट मांगी गई कि ये सब्सिडी का लाभ किसको दिया गया, क्या गरीबों को दिया गया, तो पता चला कि सब्सिडी का लाभ गरीबों को नहीं दिया गया, बल्कि इस सब्सिडी का लाभ जो है प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रचार प्रसार, जैसा कि उनका हमेशा से आदत रही है अपने को हाईलाइट बनाना, पेट्रोल पंपों पे जो बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगी ये उसी पैसे से लगी। दिनेश जी आपको बता दें, ये आरटीआई की रिपोर्ट है कि उस पैसे से ये लगी। दूसरी चीज, आपने उज्ज्वला योजना में गरीबों को ये मान करके दिया था सिलेंडर कि ये गरीबों के माँ बहन बेटियां जो है खाना बनाएंगे, लेकिन आप सिलेंडर को जिस आसमान पे पहुंचा दिए, 1000 रुपए का सिलेंडर लगभग आपने पहुंचा दिया। किसी के गरीब के घर में क्या ये चूल्हा जल रहा है? नहीं जल पा रहा है। माननीय राम बाबू द्विवेदी जी, ये ध्यान रखिएगा कि गरीब के लिए आप कह तो रहे हैं। और जहां तक आवासीय योजना थी, हम लोगों के जन्म जब शुरुआत में हुए होंगे, जब इंदिरा जी का वो था, तब से ये आवासीय योजना गरीबों के चल रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार थी 2007 से 22 तक, तो हमने मान्यवर काशीराम योजना के तहत उत्तर प्रदेश के हर जिले में काशीराम योजना के तहत 2-2, 4-4, 10-10 हजार जितना है उत्तर प्रदेश की सरकार बनवा सकती थी, क्योंकि हम लोग झूठ और जुमलेबाजी में बातें नहीं रखते कि हमने 2 करोड़ घर दे दिया, हमने 5 करोड़ घर दे दिया। जितनी क्षमता थी उत्तर प्रदेश सरकार की उन 5 सालों में बजट के अनुसार उतना बनाने का प्रयास किया। गरीबों के लिए आपने 5 साल में बैकलॉग की भर्तियां अगर किसी दलित को, किसी ओबीसी को निकाल के आप दिए होते, तब हम मानते कि आप दलित समाज की तरफ और बैकवर्ड समाज की तरफ आपका ध्यान गया। भारत का राष्ट्रपति एक बना देने से किसी गरीब का, किसी दलित का, किसी उसका समाज का, पूरे का कुछ होने वाला नहीं है। भला तो तब होगा जब उसकी रोटी रोजी, गरीब दाना पानी, ये स्वाभाविक तौर पे हम दे पावे। मूलभूत जो सुविधाएं हैं, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये हम दे पावे। लेकिन ये तो आपने देना ही नहीं सोचा। इसको तो इस कोरोना काल में भी राम बाबू जी आप सोचिए कि आपने वो एक कार्ड दिया था, पहली बार राम बाबू जी प्रधानमंत्री जी ने एक कार्ड आपने दिया था के लिए 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था की है। 5 लाख रुपए तक का कोई भी गरीब इलाज ले सकता है। ये पहली बार हुआ है। सर, कोरोना समय में कितने लोगों को इलाज मिला? द्विवेदी जी, मैं मान कोरोना समय में कि आपने कितने लोगों को इलाज मिला कार्ड से? लेकिन पूरे भारत के अंदर अगर एक व्यक्ति का उस कोरोना काल किसी गरीब का आयुष्मान योजना जिनके पास कार्ड था, उसका इलाज किसी प्राइवेट नर्सिंग होम या किसी सरकारी में हो गया हो, तो जो बता दीजिए वो मैं हारने को तैयार हूं। क्योंकि किसी भी एक आदमी को आयुष्मान योजना वो धरा का धरा रह गया और कहीं कोई काम नहीं किया। न तो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल लिए आयुष्मान को, और सरकारी यहाँ तो व्यवस्थाएं आप लोगों ने करी दी थी कि जाइए और उसके बाद लौट के आना नहीं है। क्योंकि सरकारी व्यवस्था में तो ये हो गया था कि सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा आया वो सरकारी व्यवस्था से आया। तो वहां तो किसी को जीने का अधिकार ही नहीं था, कि कोई टैबलेट ही नहीं थी बुखार की, दूसरी दवाई तो छोड़ दीजिए। ये स्थिति आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा कर दिया और उत्तर प्रदेश की जनता कहार दी। एक 1.5 महीने में, जो पिछला 1-1.5 महीने रहा मई और अप्रैल का, वो जनता में बाप बाप डंडा चिल्ला दी। ये स्थिति बन गई पूरे उत्तर प्रदेश की। राम बाबू जी, वो आदर्श गांव हम लोग ढूंढने जा रहे हैं कि वो आदर्श गांव कहां चले गए जो 5-5 सांसदों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, और 6-6, 7-7 साल हो गए, 7-7 गांव बना दिए होंगे। वो आदर्श गांव ढूंढेंगे, वो स्मार्ट सिटी ढूंढेंगे, और वो गड्ढा मुक्त हम लोग रोडें ढूंढने जा रहे हैं। शहर में तो मिल ही नहीं रही, देहात में कहाँ मिलेंगे गड्ढा मुक्त वाली। ये सारी चीजें जनता के बीच में जाएगी और जनता आज आपको याद कर रही है कि आपने किस तरह कमर तोड़ी। आपने एक वैक्सीन लगाया 100 रुपए का, और उसका ढिढोरा करोड़ों अरबों रुपए की होर्डिंग उत्तर प्रदेश के हर
चौराहे पे, हर दुराहे पे लगी कि वैक्सीन जो है फ्री में दिए गए, और वैक्सीन से 100 गुना अधिक आपने डीजल और पेट्रोल इसी गरीब जनता से आपने वसूल लिया। तो ये सारी चीजें जनता भूलेगी थोड़ी ना। ये जनता देखिए, जाति व्यवस्था चलती रहेंगी, जाति को जोड़ते रहेंगे, हम भी जोड़ेंगे, आप भी जोड़ेंगे, तुषार जी लेकिन कुछ कह रहे हैं, तुषार जी कुछ कह रहे हैं। दिनेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से कोरोना काल में जो सरकार का प्रबंधन रहा है, ये सब जनता जान रही है, और जनता प्रमाण पत्र चाहिए, वो जनता निरंतर प्रमाण पत्र दे रही है। अभी निकाय चुनाव में भी प्रमाण पत्र दिया जनता ने, और उसी हिंदुत्व के प्रीत आप रात में 12 बजे से 2 बजे के बीच में बेटी की बॉडी को जलाते हैं, और हमको जनता से ही प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले आपके भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पे कार्य समिति की बैठक हुई, चुनावी मोड में आपके प्रधानमंत्री रहते हैं और आप भी रहते हैं माननीय, लेकिन एक बात बताइए अपने कलेजे पे हाथ रख करके कि क्या पंचायत चुनाव का जो जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ, जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, क्या आपको ये यकीन है कि जनता का ये चुनाव था? और इसकी जीत जो है वास्तविकता जीत जनता की कहलाती है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति बनी, खासतौर पर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत चुनाव में आज की सरकार की ऐसी छवि खराब हुई जिसकी कोई जोड़ नहीं है। जो मीडिया के द्वारा खबरें आई और जो जनता का इस तरह से माँ बेटियों का कपड़ा नोचने का और किसी की तरह काम करने का काम किया, यह ऐसा उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान में नहीं देखा गया था। 2019 क्या क्या बताऊँ आपको, आप समस्या है आप लोगों की। हम आपकी सब बात मान रहे हैं कि 2014 में, 2019 में, 2016 में जिला पंचायतों में गड़बड़ी हुई, लेकिन जिस व्यवस्था के तहत आपको करना चाहिए था, जिस व्यवस्था के तहत आप लोग तो बताइए, पुलिस प्रशासन के सामने किसी महिला का सिर हो रहा हो और आपके कार्यकर्ता और नेता देख रहे हो, इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? पुलिस प्रशासन तो आपके डर भय से बोल नहीं रहा था, वो तो अलग विषय है, लेकिन जिस तरह से कपड़े नोचे जा रहे थे, जिस तरह से वस्त्र महिला का नोचे जा रहा है, बचाने वाला कोई नहीं था, नोचने वाले सारे लोग थे। राम बाबू जी, बड़े तरस की बात है, और ये पूरा हिंदुस्तान देख करके उसके आंखों में शर्म है। सुन लीजिए, जो भी इस किसी भी प्रकार की कोई घटना अगर कहीं घटित हुई है तो उसके खिलाफ सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, और मैं भी जानता हूँ कितना सख्त कार्रवाई होती है। सरकार है जिसमें लोगों को निलंबित कर दीजिए, दूसरे थाने में के नाम पे दूसरे दिन फिर आप लखीमपुर में फेल रहे, आप अपना लखीमपुर में फेल रहे हैं, तभी उस महिला के पत्र खींचे गए ना। समाजवादी, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी तो महिलाओं को लेकर ज्ञान ना दे तो ही बढ़िया है। प्रमुखों का चुनाव को हम लोग टिडोरा पीट रहे हैं, वास्तविकता वो ये जनता की जीत थोड़ी ना है। राजीव जी, मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी महिलाओं पर ज्ञान न दे तो बढ़िया है। मायावती के साथ क्या कुछ हो सकता था? देखिए दिनेश जी, अब वो तो बहुत पुरानी बातें हैं, उस विषय पे तो नहीं जाऊंगा। कल्चर वहीं से बनता है, नींव एक जगह से बनती है। पार्टी जो जिस स्तंभ पे खड़ी होती है, नींव वहीं से तैयार होती है। पार्टी की विचारधारा रोज नहीं बदलती। बिल्कुल पार्टी की विचारधारा पर चलती है। जब समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता किया है, उनका गुंडा राज चरम सीमा पे रहा है, ये पूरा देश और दुनिया उनको भी जानती है। लेकिन दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी चार चरित्र और चेहरे पे आई थी, चार चरित्र चेहरे पे, भाई मेरे भाई समाजवादी पार्टी के मित्र बंधु, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि जिस चाल चरित्र चेहरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी गुंडा राज को खत्म करने के लिए, वो तो दुगना दिखने लगा उस चीज को। चाहे वो बदायूं की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, अलीगढ़ की घटना हो, प्रतापगढ़ की घटना हो, ये सारी घटनाएं लोगों के जितने जहन में है, कहीं छुपा नहीं है। वो किस तरीके कह सकते हैं कि गुंडा मुक्त हो गई? भाई, इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में खुद इतने केस हैं, और अपने केस अभी भी शायद 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर से 2-3 केस वापस लिए गए हैं।
अब ये जवाब देना। मैं तो इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि तब आपको दलित क्यों नहीं याद आया जब दलित की उन्नाव में बेटी जलाई गई? तब आपको पिछड़ा क्यों नहीं याद आया जब पिछड़ों की हत्या हो रही थी? तब आपको ब्राह्मण क्यों नहीं याद आ रहा था जब ब्राह्मणों के तथाकथित एनकाउंटर किए जा रहे थे? तब आपको हिंदुत्व क्यों नहीं याद आया कि आपने हिंदुत्व के विपरीत आपने 2 बजे रात में बेटी के शव को जलवा दिया? तब आपको हिंदुत्व क्यों नहीं याद आया? चलिए नवेद जी एक सवाल आपसे। नवेद जी, जो मुद्दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार ऐसी रही हो कि जहां पर ये गुंडागिर्दी या इस तरह के जो तमाम मामले रहे हैं, दबंगाई हमेशा देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये बहुत थोड़ा बहुत कहा जा सकता है कि बसपा के शासन में उस पर कंट्रोल करने की मायावती ने काफी प्रयास किया था, इस बात को मानना भी पड़ेगा। लेकिन इस बार के चुनावों में, अब जो आने वाले चुनाव हैं, इसमें क्या ये मुद्दे हावी रहेंगे या जो आज का हमारा विषय था, या जातिवाद हावी रहेगा? होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर है, महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये सारे मुद्दे चुनाव में होना चाहिए। और अगर यहाँ की जनता समझदार है तो इन मुद्दों पर उनको वोट भी देना चाहिए। राजनीतिक दलों को इन मुद्दों पर चुनाव भी लड़ना चाहिए, होना तो यही चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जो आपने आज विषय लिया ये बहुत दिलचस्प है कि किस तरीके से राजनीतिक दल अलग अलग जातियों को किस तरह से उन पर डोरे डाल रहे हैं, उनको प्रभावित कर रहे हैं, और किस तरीके से जातिवाद की तरफ बह रहा है ये चुनावी बयान। इस वक्त जो आपकी डिबेट चल रही है वो भटक गई कहीं ना कहीं, क्योंकि जाति को लेकर जिस तरीके से प्रलोभन दिया जा रहा है, अलग अलग दल किस तरीके से अलग अलग जातियों का नाम लेके उनको कैसे प्रभावित कर रहे हैं, किस तरह से उन पर डोरे डाल रहे हैं, ये बहुत ही दिलचस्प है और दुर्भाग्यशाली है कि उत्तर प्रदेश फिर एक बार जातिवाद की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जातिवाद के ऊपर चुनाव तो बहुत हुए हैं यूपी में, लेकिन ये चुनाव जातिवाद की जमीन पर तो होगा ही, लेकिन इसमें कुछ अलग भी होगा। उस पर हम बात करेंगे तो उन बातें बड़ी रोचक भी होंगी, और मैं समझता हूँ उसकी बात जब निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि जातिवाद पर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें एक नया मोड़ मुझे दिखाई दे रहा है, और वो मैं समझता हूँ कि सबको दिखाई देगा और दिखाई देना भी चाहिए है। यानी जब जाति पर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाएगा, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने एक बात कही कि हमने शौचालय दिए। सवाल ये उठेगा कि आपने दलित को शौचालय दिए, सबको शौचालय दिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये सराहनीय बात है, लेकिन सवाल दलित समुदाय इस बात का उठाएगा कि तुम हमें शौचालय देते हो, अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी ऊपर की जाति के लोगों को देते हो, हमें कब कुर्सी दोगे? ये सवाल उठेगा इस जाति की जमीन पर जब चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी के सामने भाई साहब, इस देश की सर्वोच्च कुर्सी, बात कह रहा हूँ मैं, सब सुन लीजिए, इस देश की सर्वोच्च कुर्सी महामहिम राष्ट्रपति की होती है। आप कैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं? आप कैसे भारत को जो है वो आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने। खैर मेरी बात पूरी हो जाती है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी बैकवर्ड से आते हैं, आप यहाँ भी आरोप गलत लगा रहे हैं। देखिए महोदय, आप जो है गलत आरोप लगा रहे हैं। भारतीय आरोप नहीं लगा रहा हूँ, प्रदेश की जनता अपेक्षा करती है, हर जाति अपेक्षा करती है कि मेरा चेहरा हो, हमारे समुदाय का मुख्यमंत्री का चेहरा हो। उत्तर प्रदेश ये उम्मीद करता है, उत्तर प्रदेश की जनता में मरमरिंग है, ये आवाज है, ये आवाज उठ रही है, ये आवाज सुनाई दे रही है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। राजीव जी, बात अभी पूरी नहीं कर पाया, सॉरी, मुझे आप 10 सेकंड दीजिए प्लीज। मैं पूरी बात, मैंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाया, लेकिन मेरी बात संतुलित नहीं होगी, उसके बाद मैं की बात करूंगा। समाजवादी पार्टी से भी सवाल किया जाएगा, सपा से सवाल किया जाएगा, तुम ब्राह्मणों से वोट मांग रहे हो, कब पेश करोगे ब्राह्मणों का चेहरा? हमेशा यादव ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ये बहन जी मायावती के सामने भी सवाल किया जाएगा, उनसे भी कहा जाएगा कि तुम ब्राह्मणों से वोट मांग रही हो, आप ब्राह्मणों से वोट मांग रही हैं, लेकिन क्या हमेशा आपका ही चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे सामने आएगा? ऐसा क्यों है? ऐसा किस संविधान में लिखा हुआ है? अगर आप सारी जातियों से वोट मांगते हो, सहायता मांगते हो, उनका जन समर्थन मांगते हो, तो उनकी जाति का कम से कम मुख्यमंत्री आप दीजिए। बसपा को भी कभी न कभी ब्राह्मण चेहरा देना होगा,
भारतीय जनता पार्टी को दलित चेहरा देना पड़ेगा और हमेशा समाजवादी पार्टी को यादव ही चेहरा नहीं देना पड़ेगा। समाज इस तरह के सवाल उठाएगा, हमेशा सवाल उठाया जाएगा। समाजवादी पार्टी हमेशा क्यों यादव चेहरा सामने लाती है, क्यों मुलायम सिंह हमेशा आते रहे, उसके बाद अखिलेश यादव आ गए, उन्हीं पर अहमद चेहरा लगाते हो। बिल्कुल बसपा के बिल्कुल उठेंगे सवाल जो है, इस तरह के सवाल सारे दलों से किए जाएंगे और ये इस चुनाव का सौंदर्य होगा। बिल्कुल। दिनेश जी जी दिनेश जी जी हमारे जो पत्रकार महोदय अभी विश्लेषण कर रहे थे, उनकी बातों का निश्चित तौर पे आने वाले समय में मांग उठेगी, इसमें कहीं कोई दुआ नहीं है। और वो हम सबसे पूछा जाएगा कि कब ब्राह्मणों का या कब किन्हीं जातियों का वो। हम केवल राम बाबू द्विवेदी जी से ये पूछिए कि राम बाबू द्विवेदी जी 2017 में जब आप उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे तो बैकवर्ड समाज को आप मुख्यमंत्री बनाने का जो है इशारों में आपने हमेशा वो किया और केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे किया और केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जैसा कि वो प्रदेश के कमान दिया गया चुनाव का, जबकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को दरकिनारे किया गया। उसके बावजूद जब उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पूरा बहुमत मिल गया तो बैकवर्ड समाज को आपने किनारे लगा दिया और केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत दिनों तक नाराज रहे, फिर उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। और अभी जब चुनाव आया था तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक वक्तव्य दिया था कि 2021 तक का मुख्यमंत्री तो ठीक है, 2022 में कौन होगा ये तो बात की बात है। हमारे नेता है और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे, नाराज होकर नहीं दिया गया था। जब सरकार बनी थी तभी माननीय मुख्यमंत्री जी का उनको दिया गया था। लेकिन एक बात राजीव जी तुषार जी, एक बात तो मानना पड़ेगी, बीजेपी चेहरे तो बदलती है, बीजेपी चेहरे बदलती है, बीजेपी में कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक फिक्स रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, क्या ये चेहरा बदल सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो लगातार समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के निर्देश के अनुसार कर रहे हैं। बड़े विशाल बैकवर्ड समाज से आपने जो एक वादा किया, ये समाज को आपने एक चेहरा लेके चले कि बैकवर्ड समाज का देखिए, हम केशव प्रसाद मौर्य जी को पूरा प्रदेश का चार्ज दिए हैं और उस समाज ने आपको बहुतायत मात्रा में वोट दिया। उसकी अपेक्षा थी कि केशव प्रसाद जी मुख्यमंत्री बनेंगे और केशव जी तो बनने जा रहे थे, हमने तो देखा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा यह भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार तय करता है। आप नहीं तय करते हैं। अरे आपको करने वाले भारतीय जनता पार्टी तय करेगी ना मुख्यमंत्री कौन बनेगा। द्विवेदी जी, भारत की जनता ये भी इस चुनाव में पूछेगी कि काला धन खिलाने वाले लोग 1 लाख करोड़ से लेकर के 2 लाख करोड़ रुपया काला धन हो गया, ये किसका पैसा है? ये भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में HSBC का खाता जो है पूरा हो गया। पार्टी ने जो वादे किए उनको 100% पूरा किया। धारा 370 की सुनवाई के राजीव जी जनता पार्टी की सरकार ने हटाया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने हटाया। तुषार जी, राजीव जी, सीधा सवाल। तुषार जी, राजीव जी, बड़े मुद्दे थे। तुषार जी, राजीव जी, सीधा एक एक करके सवाल। पहले तुषार जी से सवाल, क्या समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के अलावा कोई और चेहरा मुख्यमंत्री दावेदार हो सकता है? क्या आने वाले 5 सालों में भी हो सकता है? हमारी समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता खुद में एक नेता है और हमारी समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता है और 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय बनाने जा रहा है। चलिए राजीव जी, क्या बहुजन समाजवादी पार्टी में मायावती के अलावा कोई और चेहरा हो सकता है अभी या आने वाले 5 सालों में भी? देखिए, भविष्य के काल में गर्भ में रहने दीजिए। बहुत सारे चीजों को समय बदल देता है। अभी बताइए, अभी क्या इस बार मायावती के अलावा कोई और चेहरा हो सकता है? दिनेश जी, बहुत सारी चीजें जो गर्भ में है उसको गर्भ में रहने दीजिए।
समय बहुत चीजों को बदलता है और बदलेगा। राजनीति में पारदर्शिता होना चाहिए। वोटर वोट देता है, बदलेगा बहुत सारी चीजें बदलेगा दिनेश जी, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें जैसा आप कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें आने वाले समय में बदलाव होता रहता है, हर दल में होता है, हमारे दल में भी होगा, निश्चित तौर पे होगा, बदलाव होगा, कहीं न कहीं होगा। चलिए, अब राम बाबू जी, बीजेपी में आप मानते हैं कि बीजेपी में हो सकता है अगले 5 साल बाद योगी की जगह कोई दूसरा भी आ जाए? देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दिनेश जी, आप ये इस बात को गांठ बांध लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, किस समुदाय से होगा, किस जाति से होगा, यह कोई नहीं तय कर सकता है। और कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, ये मोदी जी तय कर देंगे कि किसको रहना है। यह कोई नहीं तय कर सकता है। अमित शाह के अलावा लेकिन मैं दिनेश जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी में सुन लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सुन लीजिए, अरे भाई सुनिए नावेद जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस में कोई न कोई, चाहे सोनिया जी चाहे राहुल जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती हैं, वही प्रधानमंत्री की दावेदार हो सकती हैं। दूसरा विषय, समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश जी यादव जी ही सिर्फ मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं वहाँ पर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही हो सकते हैं। और रही बात बसपा की, तो वहाँ भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी बहन मायावती जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती हैं और उनके जिलाध्यक्ष भी उन्हीं के समान। नावेद जी, मुख्यमंत्री भी अब इसी बात को नावेद जी, भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ का कार्यकर्ता, हमारे जैसा भी कार्यकर्ता कभी किसी चलिए मान लिया, बिल्कुल मानते हैं इस चीज को, बिल्कुल मानते हैं इस चीज को दरकिनार नहीं किया जा सकता। बीजेपी में ये संभव है। कई राज्यों में देखा गया है कि जो चेहरे नहीं देखे या संगठन से जुड़े हैं उन लोगों को भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इस चीज से हम सहमत हैं पूरी तरह से। नावेद जी, दिनेश जी, स्वाभाविक चीज है। मैं बताऊं आपको कि जब पूरे भारत में आपकी पार्टी जब इतनी बड़ी तैयार हो जाती है तो आप एक ही जगह मुख्यमंत्री बन सकते हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष रख सकते हैं। निश्चित तौर पर ये जब बड़ी पार्टी हो जाती है और कई राज्यों में सत्ता आता है, तो सोनिया जी की ही पार्टी हो तो कई राज्यों में सत्ता आ गया तो अलग अलग समुदाय से सब लोग बने हुए हैं मुख्यमंत्री। आज कोई ये तो नहीं है कि इन्होंने ही बनाया। हरा जो दल बड़ा हो जाएगा, जो भारत लेवल का दल हो जाएगा, वो अलग अलग जातियों और अलग अलग समुदायों को बनाएगा और व्यवस्थित करेगा। नवेद जी से एक सवाल फिर सबसे लूंगा मैं प्रतिक्रिया, सभी से प्रतिक्रिया लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा आप बता सकते हैं? सपा वाले बता सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा का कौन होगा? जैसे दिन हम आपके पार्टी के लेवल के बराबर हो जाएंगे उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को मायावती जी ही हो सकती है, चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ही हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नवेद जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, जिस तरह से जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, या खासकर जिस तरह से अभी बात कही जा रही थी साफ तौर पर कि जो भी छोटे छोटे दल हैं जैसे कुम्हार, ढीबर, धीमार, कुर्मी, कोरी, ये तमाम जो ओबीसी के वर्ग हैं, इनमें कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई इनको जो इकट्ठा करके एक साथ किसी वोट को ट्रांसफर करवा सके या उनका एक समुदाय एक साथ उनके साथ हो, ऐसा कोई नेता नहीं है। लेकिन अगर किसी के मन में इस तरह की आकांक्षा आती है कि वो इस समाज का, अपने समाज का नेतृत्व करना चाहे, तो वो किस दल को चुनने के लिए ज्यादा अग्रसर होगा? क्या बीएसपी, सपा, बीजेपी? क्योंकि उसको कम से कम ये उम्मीद भी तो होनी चाहिए कि मैं अगर इस दल के साथ जुड़ूं तो मेरा राजनीतिक भविष्य किस तरह का होगा, क्या उसे उसमें कुछ लाभ मिल पाएगा या नहीं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। यही तो दुर्भाग्य है कि सपा और बसपा इसने अपना लंबा संघर्ष किया, इस बात में कोई शक नहीं है कि एक सामाजिक लड़ाई लड़ी और एक लंबा संघर्ष किया, लेकिन इन दलों के में वन मैन शो चल रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे बसपा हो, यहाँ पर दूसरी जातियों के जो नेता उभर के सामने आते हैं, जिनका बहुत बड़ा जनाधार और बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं है, एक दो जातियों के ऊपर थोड़ी बहुत उनकी पकड़ है, वो इनके साथ आते घबराते हैं क्योंकि इनको लगता है कि हम समुद्र में कहीं ना कहीं खो जाएंगे। बसपा के साथ भी यही हुआ। बसपा का कैडर पूरा कहीं ना कहीं जो ठीक ठाक नेता थे,
जो मतलब जन्म से जुड़े हुए थे, वो सब चले गए या निकाल दिए गए। यही समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश यादव जी ने ये बात तो जरूर कही कि हम छोटे छोटे दलों के साथ में गठबंधन बनाएंगे, किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं बनाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से उनके लगातार बयान आए, उस हिसाब से गठबंधन का रूप और रंग सामने अभी नहीं आया है। छोटे दलों के बहुत ज्यादा अभी लोग जो हैं वो उनके साथ जुड़ नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं कि उनको लगता है कि हमारी भागीदारी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमें वो मौका नहीं मिलेगा। तो मेन मुख्य बात यह है कि यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का अपना एक जो वर्चस्व है, उसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद शामिल हो गया है या वन मैन शो शामिल हो गया है। और यही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। कांग्रेस तो खत्म ही हो गई एक परिवार की वजह से। दुर्भाग्य यह है कि भागीदारी, जो मैं कह रहा हूं कि सबका प्रतिनिधित्व, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो नेता का हो, कि हम इतनी जातियों में हमारा एक विश्वास जुड़ा हुआ है, हमें अगर सत्ता है तो हमारी उसमें हमारा हक उसमें मिले, हमें वो कुर्सी मिले, हमें वो अधिकार मिले। यहाँ पर ये संतुलन नहीं है, कहीं ना कहीं तानाशाही है परिवार को लेकर, एक वर्चस्व को लेकर, जनाधार को लेकर। तो ये जो ताकतें हैं, लेकिन इस तरह का सवाल उठाते हुए अब इस बार वोटर जरूर सवाल उठाएंगे, इस तरह का वोटर जरूर उठाएंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि बसपा से ये कहा जाएगा कि क्यों मायावती ही क्यों, क्या इतने सालों में कोई दलितों का नेता या सर्व समाज का नेता उभर ही नहीं पाया? ये अखिलेश यादव से भी सवाल किया जाएगा कि क्यों सिर्फ यादव ही क्यों? और ये भारतीय जनता पार्टी से भी कहा जाएगा कि सिर्फ दलितों को बहलाते रहोगे, सिर्फ उनको शौचालय देने की बात करते रहोगे, हमें तुम मुख्यमंत्री की कुर्सी कब दोगे? एक सवाल ये भी उठेगा, बार बार इस चुनाव में पूछा जाएगा कि आपके मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का कौन है? योगी जी हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप खुल के कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास भारतीय जनता मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी में भी है। आप ठीक से पता कर लीजिए, मैं बात उत्तर प्रदेश की नहीं कर रहा हूँ। अगर उत्तर प्रदेश में सवर्ण से है तो कहीं और अलग अलग सब पूरा एकदम जिस तरीके से माला में अलग अलग मोती पिरोए होते, भारतीय जनता पार्टी में सभी जो भारतीय जनता पार्टी की माला है उसमें सभी प्रकार के मोती उसमें सुरक्षित है। सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है। और दूसरा विषय मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी नावेद जी भाई साहब कह रहे थे, हेलो जी सुन रहे हैं आपको, बोलिए। कह रहे थे कि छोटे दल पर यानी छोटे दलों पर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं वहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ विश्वास क्यों करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना होगा तो आदरणीय अखिलेश जी बन जाएंगे, राष्ट्रीय महामंत्री बनना है तो चाचा को बना देंगे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनना तो दूसरे चाचा को बना देंगे, फिर भतीजे को बना देंगे, फिर भाई के चाचा के लड़के को बना देंगे। सब पूरे आधी पार्टी के पदाधिकारी और सांसद विधायक घर के ही लोग हैं। तो कहाँ पर किसी को नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं, कहाँ पर किसी का समावेश करने की बात कर रहे हैं, किसका उद्धार करने की बात कर रहे हैं? तो यह सब बड़ी एक समस्या है दलों में, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया है। जब भी इनको अवसर मिलता है तो सिर्फ अपनी एक सिंगल जात के लिए ही आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा होगा एक लिस्ट आई थी यूपीएससी की, तो उसमें 56 एक ही नाम थे, एक ही तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो जनता सब जान रही है, जनता देख रही है। अब जनता को बरगलाने की जरूरत है। जनता को अगर बरगलाएंगे तो जनता बरगलाने में आने वाली नहीं है। जनता ने सभी के कार्यकाल देख लिए हैं, सपा का भी देख लिया, बसपा का भी देख लिया, कांग्रेस का भी देख लिया। जनता का भरोसा माननीय मोदी में है और माननीय मोदी जी पर पूरा भरोसा है। चलिए तुषार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तुषार जी, माननीय योगी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे की बातों पे बिल्कुल भरोसा है। और ये कब्रिस्तान और शमशान करते करते इस साल शमशान कर ही दिया पूरा उत्तर प्रदेश को, इसमें कोई दो अरे भाई समाजवादी पार्टी, अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमारी सिर्फ जो है मुस्लिम बेटियां हैं, हम उन्हीं को पैसा देंगे, तो यह कौन सा न्याय है? सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। क्या यादव वर्ग की बेटियां नहीं है उत्तर प्रदेश में रहती है? क्या ब्राह्मण वर्ग के गरीब लोग नहीं रहते उत्तर प्रदेश में? आप बताइए ना, आप बताइए। देवा को 24 घंटा लाइट दी जाती थी, वहीं पर लोधेश्वर महादेव को जो है लाइट नहीं दी जाती थी, भाई को पूरी लाइट। अरे जब सपा की सरकार आएगी तो सपा में बल्ब जलता था,
और जब मायावती की सरकार आती थी तो बदलापुर में रोशनी होती थी। यह दोहरा चरित्र था। राम बाबू द्विवेदी जी आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में आपने एक भी पावर हाउस नहीं बनाया है। ये वही पावर हाउस बिजली दे रहे हैं जो 2007 से और 12 के बीच के पावर हाउस बने थे। आरटीआई मांग के देख लीजिएगा कि आपके पावर हाउस नहीं बनाए हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आजादी से अब तक जिन बच्चों ने बल्ब की रोशनी नहीं देखी थी, बल्ब नहीं देखा था, कैसा हुआ उनको बल्ब देने का काम योगी सरकार ने किया है उत्तर प्रदेश में। और आज गाँव में 18 से 20 घंटा, आप आरटीआई से ये भी मान लीजिए कि गाँव को 18 से 20 घंटा लाइट देने का काम योगी सरकार में हो रहा है, और शहरों में 22 से 24 घंटा देने का कार्य योगी सरकार में हो रहा। आप आरटीआई से ये भी मान लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप ये बताइए, जब से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, भाई साहब आप ये बताइए, तब से बिजली के लिए कितने आंदोलन हुए? आप बताइए, 2017 के पहले का रिकॉर्ड उठा लीजिए, 2017 के बाद का रिकॉर्ड उठा लीजिए, एक भी सिंगल आंदोलन नहीं हुआ है योगी जी के नेतृत्व में। जी दिनेश जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से ये सरकार आई है, ये सरकार ने करनी लेकर के इसका नहीं जोड़ा कि ये पावर हाउस बना रहे हैं जिससे जनता को बिजली मिले। जनता आपको उत्तर प्रदेश से बहुत दूर करने जा रही है। पावर हाउस आज बिजली पैदा कर रहे हैं और ये बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इतना गला फाड़ फाड़ के राम बाबू जी कह रहे हैं कि नहीं हमने तो बिजली पैदा नहीं होती थी तो आपने तो जब कल्याण सिंह थे तब तो पावर हाउस आपने बनाया नहीं। पावर हाउस तो हमने 6 पावर हाउस बनाए उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश जी ने 2 पावर हाउस बनाए। आज पावर हाउस जब बन गए और आपके शासनकाल में आप सत्ता में आए, आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में किसी बड़े जगह पे, किसी बड़े जनपद से लेकर छोटे जनपद में कितने आपने पीएचसी बना दिए, कितने आपने सीएचसी बना दिए, कितने आपने जिला अस्पताल बनाए, उन जिला अस्पतालों का उच्चीकरण कितना कर दिया, इसमें तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं। कोरोना आता है, 10 दिन में जनता मर जाती है और फिर आप अपनी होर्डिंग लेकर चुनाव में भिड़ जाते हैं। फिर आप 16 मेडिकल कॉलेज वो देखिए, हम लोग मेडिकल कॉलेज राम बाबू कहते हैं हम वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वो एक इन्वेस्टमेंट कब बन के तैयार होगा भारतीय जनता पार्टी वाला, क्योंकि मायावती के शासन में जेपी ने बनाया, आगरा से दिल्ली तक जेपी ने बनाया और आगरा से लखनऊ ने दूसरे एजेंसी ने बना दिया। अखिलेश जी के कार्यकाल में पूर्वांचल में उन्होंने अखिलेश जी ने अपना कार्यकाल कराया। आप उस पूर्वांचल के केयर टेकर बन गए, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज तक आप 4.5 साल में क्यों नहीं बना पाए? बुंदेलखंड वाला क्यों नहीं बना पाए? क्यों नहीं रहा है? आप कह रहे हैं लेकिन जनता को क्यों नहीं रहा है, ये तो बताइए आप। चलिए नवेद जी एक आपसे मैं आपसे एक आखिरी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि अब क्या स्थिति होने वाली है, और जो आज का हमारा विषय था सोशल इंजीनियरिंग लेकर, कि किस तरह से इस पूरे सोशल इंजीनियरिंग के दौरान क्या कुछ नतीजा निकल कर सामने आएगा और क्या कुछ हिदायतें भी दीजिए आप, क्योंकि आप इस पूरे विषय को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लंबे समय से आपने पत्रकारिता की है और इन चीज़ों को देखा है। कुछ हिदायतें भी दीजिए कि ये सावधानी रखना भी जरूरी है, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। माहौल जो अभी जा रहा है वो धर्म को कहीं ना कहीं धार्मिक जो एक द्वेष होता है चुनावी टाइम में, जो खासतौर से पिछले कुछ चुनावों में रहा है कि कब्रिस्तान और शमशान, वो माहौल तो कहीं ना कहीं दब रहा है। उसके ऊपर जातिवाद एक तरीके से हावी हुआ। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग का दौर और तेजी से फिर से एक बार रिपीट हो रहा है और सारे दल इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई मान रहा है कि हमारा बेस वोट जो है वो मुस्लिम और यादव है तो वो सोच रहा है कि हमें ब्राह्मण आ जाए। अगर कोई मान रहा है कि हमारा दलित है बेस वोट जो है, इस तरीके से सब सोशल इंजीनियरिंग में जिसकी शुरुआत बसपा ने की थी वो सपा में भी उसमें आ गई है और तमाम दल इस तरह का कोलाज तैयार कर रहे हैं। लेकिन जनता इस बातों से मुझे लगता है कि इस बार शायद प्रभावित ना हो, और प्रभावित होना भी नहीं चाहिए है कि जाति का समीकरण या धर्म का समीकरण या सोशल इंजीनियरिंग का भी
समीकरण, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, कहीं ना कहीं उसको भी जातियों का कोलाज बना के ही उसका अपनी गुणा भाग बनाई जाती है। इस समय जो बहुत बुरे दौर से हम सब, हमारा प्रदेश, हमारा देश, हमारी पूरी दुनिया तकलीफों से गुजरी, तो हमें बुनियादी चीजों के ऊपर वोट देना चाहिए, अपना बिल्कुल, मूड बिल्कुल, बनाना चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। रोजगार है, मेडिकल व्यवस्था है और जिंदगी की जो जरूरी चीजें हैं उसको मुद्दा बनाना चाहिए है और उसी मुद्दे पर लोगों को वोट देना चाहिए, ना कि जाति और धर्म और कोई सोशल इंजीनियरिंग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। तो समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग की तैयारी चल रही है और छोटे छोटे दलों को, छोटे छोटे जो जातियां हैं उनके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, सभी दल अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अभी क्या क्या कुछ और होगा वो हम लगातार देखते रहेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।